नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 21। ठीक है, हिस्ट्री से जो है आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों प्रैक्टिस सेट 21। और इससे पहले दोस्तों हिस्ट्री से जो है आपके 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और हिस्ट्री में दोस्तों हम देखेंगे आज पेपर फर्स्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। और आज हम चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 से। और साथ ही साथ यहाँ पर हम प्रत्येक क्वेश्चन को जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे और साथ ही साथ आंसर करेंगे। 36 है दोस्तों, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में मशरूत पद जो है इसका क्या अर्थ था। ऑप्शन देखिए, मनसबदार की व्यक्तिगत आय, किसी विशेष परिस्थिति या शर्त के आधार पर दी गई अतिरिक्त पदोन्नति, या फिर आपका जागीर का एक प्रकार, या फिर घुड़सवारों की संख्या में कटौती। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर। आपको पूछा गया है मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में मशरूत पद का क्या अर्थ था। क्या था दोस्तों मशरूत पद। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 36 का। क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में मशरूत पद का अर्थ दोस्तों किसी विशेष शर्त या अभियान के लिए दी गई सशर्त जो है क्या था, पदोन्नति था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, किसी विशेष परिस्थिति या शर्त के आधार पर दी गई अतिरिक्त पदोन्नति। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको सारे फैक्ट ध्यान में रखने। यहाँ पर दोस्तों जब किसी मनसबदार को किसी विशेष अभियान पर भेजा जाता था तो उसके दोस्तों उसको ये जो है ये पद जो है वृत्ति के तौर पर जो है उसको दिया जाता था। ठीक है, और ये दोस्तों जो आपका मशरूत पद है ये औरंगजेब के समय में अधिक प्रचलित रहा। ठीक है, किसके काल में, ये याद रखेंगे औरंगजेब। ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर औरंगजेब के उसमें जो है आपका क्या था, ये औरंगजेब के समय जो है अधिक जो है ये क्या था, प्रचलित था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। 37 का आंसर करेंगे दोस्तों। 37 है कामरूप असम के वर्मन वंश के किस शासक ने हर्षवर्धन के पास हंसवेग नामक दूत भेजा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है दोस्तों कामरूप असम के वर्मन वंश के किस शासक ने हर्षवर्धन के पास जो है हंसवेग नामक दूत भेजा था। ऑप्शन देखिए, पुष्यवर्मन, भास्कर वर्मन, या फिर सुशीत वर्मन, या फिर महेंद्र वर्मन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 37 का क्या हो जाएगा बताइए। वर्मन वंश के किस शासक ने हर्षवर्धन के पास हंसवेग नामक दूत भेजा था। तो यहाँ पर दोस्तों 37 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर भास्कर वर्मन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने। देखिए कामरूप असम के शासक थे दोस्तों भास्कर वर्मन। इन्होंने दोस्तों उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में हंसवेग नामक अपना एक दूत भेजा था दोस्तों। ठीक है, हंसवेग नामक दूत याद रखेंगे, पूछ लिया जाएगा आपको हंसवेग नामक दूत किसके दरबार में था, किसके दरबार में आया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों बंगाल के शासक शशांक के विरुद्ध हर्ष के साथ मैत्रीपूर्ण गठबंधन करना था। ठीक है, इसको भी आप साथ ही साथ ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद का प्रथम प्रयोग किस इमारत में मिलता है। तो ये आप सभी ने पढ़ा है दोस्तों। ठीक है, मुगल वास्तुकला की बात हो रही। ठीक है, मुगल वास्तुकला में जो दोहरे गुंबद का दोस्तों जो दोहरे गुंबद का जो प्रथम प्रयोग है वो किस इमारत में मिलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कीजिए इसका। क्या हो जाएगा, ताजमहल, हुमायूं का मकबरा, लोधी गार्डन, या फिर जामा मस्जिद। तो यहाँ पर 38 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे हुमायूं का जो मकबरा है दोस्तों इसमें जो है दोहरे गुंबद का जो है सबसे पहले जो है प्रयोग हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप जानती हैं दोहरे गुंबद
ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों एक बाहरी गुंबद होता है, ठीक है, जिसमें एक बाहरी होता है, ठीक है, दोहरे गुंबद में, और एक आंतरिक होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस मकबरे का निर्माण जो है हाजी बेगम ने करवाया था दोस्तों, ठीक है। किसने कराया था इसका निर्माण? हाजी बेगम, ठीक है, किसने कराया था? हाजी बेगम ने दोस्तों इसका जो है क्या कराया था? निर्माण कराया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर इसको जो है दोस्तों क्या कहा जाता है? ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, ठीक है। हुमायूं के मकबरे को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है ताजमहल का पूर्वगामी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ताजमहल का पूर्वगामी, ठीक है, ताजमहल का पूर्वगामी, ठीक है, पूर्वगामी, ठीक है। आपको पूछ लिया जाएगा किसको जो है ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, तो हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39 में दोस्तों आपने आंसर करना है अशोक के किस लघु शिलालेख में उसका नाम अशोक मिलता है और साथ ही उसे अशोक मौर्य कहा गया है। चलिए आंसर कीजिए, ये आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है। अशोक के किस लघु शिलालेख में उसका नाम अशोक मिलता है, साथ ही उसे जो है अशोक मौर्य कहा गया है? तो कहाँ पर मिलता है बताइए? मास्की, गुर्जरा, पंड गुडारिया या फिर जूनागढ़ अभिलेख? क्या हो जाएगा 39 का राइट आंसर? अशोक के किस लघु शिलालेख में उसका नाम अशोक मिलता है और साथ ही उसे अशोक मौर्य कहा गया है? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? तो यहाँ पर आपका 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वैसे आपका जूनागढ़ अभिलेख अशोक का नहीं है, लेकिन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख किसका है? ये रुद्रदामन का है, ठीक है, रुद्रदामन। तो ध्यान रखेंगे रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में जो है अशोक को स्पष्ट रूप से अशोक मौर्य कहा गया है, ठीक है। अशोक मौर्य कहाँ कहा गया है? जूनागढ़ अभिलेख में, ठीक है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में, ठीक है, अशोक को क्या कहा गया है? अशोक मौर्य कहा गया है दोस्तों, ठीक है। यद्यपि दोस्तों यह अशोक का स्वयं का अभिलेख नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से यह नाम का जो है महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। बाकी अशोक के जो दो यहाँ पर लघु शिलालेख हैं आपके, गुर्जरा और मास्की, ठीक है, इन दोनों में इसका जो है अशोक का नाम मिलता है दोस्तों, ये पूछा जाता है, ठीक है। अन्य में जो है अशोक का नाम क्या है? अशोक का नाम अन्य में जो है बाकी जगह जो है अशोक का नाम क्या मिलता है? देवानाम प्रिय मिलता है, ठीक है। ये सब आप जानते हैं, तो यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। मास्की और ध्यान रखेंगे, मास्की और जो गुर्जरा अभिलेख है दोस्तों, इन दोनों अभिलेख में अशोक नाम मिलता है दोस्तों हमें, ठीक है, ठीक है। क्या मिलता है? अशोक नाम हमें देखने को मिलता है। और बाकी जो अन्य जो शिलालेख है, वहाँ दोस्तों हमें अशोक का नाम क्या मिलता है? देवानाम प्रिय मिलता है, ठीक है। बाकी आप जूनागढ़ अभिलेख जानती हैं। जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों ये जो है आपका संस्कृत भाषा का सबसे लंबा और प्राचीनतम अभिलेख है, ठीक है। किसका? संस्कृत भाषा का। अगर आपको पूछ लिया जाए कि संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीनतम जो है आपका सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। और ये जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का दोस्तों ये सबसे लंबा भी है, ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि सबसे लंबा जो है अभिलेख किसका है, ठीक है, सबसे लंबा और प्राचीन जो अभिलेख है वो है दोस्तों रुद्रदामन का, ठीक है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है विजयनगर साम्राज्य का वह प्रसिद्ध बंदरगाह जहाँ से घोड़ों का आयात सबसे अधिक होता था। चलिए आंसर कीजिए, कालीकट, भटकल, कोचीन या फिर मसूलीपट्टनम? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कीजिए इसका। विजयनगर साम्राज्य
का वो प्रसिद्ध बंदरगाह जहाँ से घोड़ों का आयात सबसे अधिक होता था। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 40 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भटकल बंदरगाह। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भटकल बंदरगाह यानी कि विजयनगर साम्राज्य में अरब और फारस से उत्पन्न नस्ल के घोड़ों का आयात मुख्य रूप से जो है कहाँ होता था, आपका भटकल बंदरगाह से होता था। ठीक है, बाकी आप विजयनगर साम्राज्य के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। ठीक है, विजयनगर के शासकों ने पुर्तगालियों के साथ मित्रतापूर्वक जो है दोस्तों संबंध बनाए ताकि घोड़ों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर सके। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। आपको पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य का वह प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था जहाँ से घोड़ों का आयात किया जाता था, तो दोस्तों याद रखेंगे भटकल बंदरगाह। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। 41 में दोस्तों आपको आंसर करना है गुप्त काल में उद्रंग क्या था। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 41 का। गुप्त काल में आपको बताना है उद्रंग क्या था दोस्तों। ये एक व्यापारिक शुल्क था या फिर स्थायी कृषकों पर लगाया गया भू राजस्व कर था या फिर एक प्रकार का धार्मिक दान था या फिर आपका सिंचाई यंत्र था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुप्त काल में पूछा गया है। ठीक है, उद्रंग क्या था दोस्तों उद्रंग गुप्त काल में, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गुप्त काल में उद्रंग दोस्तों यह दोस्तों क्या था, यह जो है कर था एक दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कौन सा कर था यहाँ पर बताइए, राइट आंसर हो जाएगा आपका स्थायी कृषकों पर लगाया गया भू राजस्व कर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 41 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे गुप्त काल में उद्रंग क्या था, ये दोस्तों स्थायी कृषकों पर लगाया गया भू राजस्व कर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको आंसर करना है किताब उल रहेला में इब्न बतूता ने दिल्ली सल्तनत की किस व्यवस्था की सर्वाधिक प्रशंसा की है। आपको बताना है दोस्तों किताब उल रहेला ये दोस्तों ठीक है किसका ग्रंथ है, इब्न बतूता का है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें इन्होंने दोस्तों दिल्ली सल्तनत की किस व्यवस्था की सर्वाधिक प्रशंसा की है। देखिए न्याय व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य परेड या फिर शिक्षा प्रणाली। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर इब्न बतूता ने। ठीक है, इब्न बतूता दोस्तों आप जानती हैं इन्होंने जो है अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था। ठीक है, जिसे हम किताबुल रहेला के नाम से जानते हैं। ठीक है, किताबुल रहेला दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपने यात्रा वृत्तांत में इब्न बतूता ने दिल्ली सल्तनत की किस व्यवस्था की सर्वाधिक प्रशंसा की है, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डाक व्यवस्था। ठीक है, ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो पोस्टल सिस्टम है इसकी सर्वाधिक प्रशंसा की थी दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है उसने दो प्रकार की डाक व्यवस्था का वर्णन किया है, जिसमें एक आता है आपका पहला जो है एक आता है उलूक यानी कि अश्व डाक और दूसरा दावा यानी कि पैदल डाक। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत में, ठीक है, यानी कि इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत क्या है, किताबुल रहेला है। ठीक है, रहला हो रहा है ना, रहेला करना इसको। ठीक है, तो किताबुल रहेला यात्रा वृत्तांत में ठीक है दोस्तों इब्न बतूता ने दोस्तों सबसे ज़्यादा जो सल्तनत काल की सबसे ज़्यादा जो प्रशंसा की है वो की है सल्तनत काल की डाक व्यवस्था के बारे में। ठीक है, और उसने दो प्रकार की डाक व्यवस्था का वर्णन किया है। तो इब्न बतूता ने दो प्रकार की डाक व्यवस्था का जो है दोस्तों क्या किया है वर्णन किया है। पहला आपको ध्यान में रखना है, पहला है इसमें आपका उलूक। क्या है पहला, उलूक। दूसरा याद रखेंगे दूसरी डाक व्यवस्था का वर्णन किया है, दूसरा है आपका दावा। ठीक है, क्या है दावा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो उलूक था दोस्तों ये था आपका अश्वडाक। ठीक है, अश्वडाक। ठीक है, और दूसरा आपको याद रखना है यहाँ पर दावा जो था दोस्तों ये था आपका पैदल डाक। ठीक है, पैदल डाक यानी कि एक उलूक जो था ये अश्व डाक था दोस्तों। अश्व यानी कि घोड़ों पर जो है ये डाक व्यवस्था दोस्तों की जाती थी उस समय, और दावा जो था ये पैदल डाक व्यवस्था थी। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ठीक है, दोनों वर्णन किसने किए हैं, इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत इब्न क्या कहते हैं किताबुल रहेला में किया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे पूछा गया है पहले।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 43 में आपको आंसर करना है संगम साहित्य के अनुसार एरीपत्ती भूमि का क्या अर्थ था। चलिए आंसर कीजिए। संगम साहित्य मैंने बताया था ना आपको, संगम साहित्य आपने अच्छे से तैयार रखना है। संगम साहित्य से दोस्तों हमेशा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संगम साहित्य के अनुसार पूछा है एरीपत्ती भूमि, ठीक है, इसका क्या अर्थ था दोस्तों। राजा की व्यक्तिगत भूमि था, या फिर तालाबों के रखरखाव के लिए विशेष भूमि, या फिर ब्राह्मण को दान में दी गई भूमि, या फिर बंजर भूमि। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों 43 का। संगम साहित्य के अनुसार एरीपत्ती भूमि जो है दोस्तों, ये तालाबों के रखरखाव के लिए दोस्तों एक विशेष भूमि थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखेंगे, संगम साहित्य के अनुसार एरीपत्ती भूमि का अर्थ क्या था, तालाबों के रखरखाव के लिए विशेष भूमि, ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, दक्षिण भारत में दोस्तों सिंचाई के लिए जो है तालाबों का अधिक महत्व था, ठीक है। गांव की वह भूमि जिससे प्राप्त राजस्व का उपयोग केवल तालाब की मरम्मत और खुदाई के लिए होता था, तो एरीपत्ती दोस्तों उसको हम कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 आपको आंसर करना है दोस्तों। यहाँ पर आपका मुगल राजस्व शब्दावली और उनके अर्थ दिए हैं, तो आपको इनको सही सुमेलित करना है, और नीचे आपको कूट दिया है और आपने आंसर करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को ध्यान से देखिए। यहाँ पर दोस्तों आपके शब्द दिए हैं और यहाँ पर अर्थ दिए हैं, ठीक है। तो पहला आपका क्या है देखिए, पहला है आपका क्या है, दस्तूर उल अमल। ये क्या था दोस्तों, इसका अर्थ क्या था। और गज इलाही हो गया, पूलज हो गया, चाचर हो गया। तो यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर देखिए दोस्तों, मुगल प्रशासन में दस्तूर उल अमल जो है ये राजस्व निर्धारण की नियमावली और प्रशासनिक निर्देशों का एक क्या था, आधिकारिक दस्तावेज था, राजस्व निर्धारण की नियमावली, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए का जो है दूसरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए गजे इलाही तो आप जानती हैं, ठीक है। गजे इलाही क्या था, गजे इलाही को ये एक भूमि पैमाइश था दोस्तों, ठीक है। तो इसको किसने दोस्तों इसको प्रचलित किया था, अकबर ने, ठीक है। तो गजे इलाही का क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक क्या था ये, एक आपका भूमि की पैमाइश की इकाई थी। तो यहाँ पर बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे गज ए इलाही जो है दोस्तों, यहाँ पर याद रखना है आपको, अकबर द्वारा प्रचलित जो है गज ए इलाही क्या था, भूमि पैमाइश की एक मानक इकाई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद पोलज है दोस्तों, पोलज क्या था, उपजाऊ भूमि को कहा जाता था पोलज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, पोलज जो है दोस्तों एक उपजाऊ भूमि को कहा जाता था जिस पर बिना पड़ती छोड़े प्रतिवर्ष जो है नियमित रूप से खेती की जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर सी का क्या हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह भूमि जो कभी खाली नहीं छोड़ी जाती थी, ठीक है। बाकी चाचर का आपको याद रखना है, चाचर उस भूमि श्रेणी का नाम था जिसे उर्वरा शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए 3 से 4 वर्षों तक जो है उसको क्या किया जाता था, छोड़ दिया जाता था। तो यहाँ पर आपका डी का चौथा, तो यहाँ पर आपका सही कूट क्या होगा 44 में, ए वाला जो है यहाँ पर सही कूट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ए का दूसरा हो जाएगा दस्तूर उल अमल, ये क्या था, राजस्व निर्धारण की एक इकाई थी, ठीक है। उसके बाद बी का फर्स्ट गजे इलाही जो है भूमि की पैमाइश की इकाई, और सी का दोस्तों तीसरा हो जाएगा पोलज जो है वह भूमि जो कभी खाली नहीं छोड़ी जाती थी, और डी देखिए चाचर, यानी कि 3-4 वर्षों तक खाली छोड़ी गई भूमि, ठीक है। ये मुगलकालीन राजस्व शब्दावली है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में दोस्तों आपको यहाँ पर पूछा गया है, नवपाषाणिक स्थल बुर्ज होम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप जानती हैं बुर्ज होम, ठीक है, यानी कि कहाँ है बुर्ज होम, कश्मीर में है, ठीक है, ठीक है, कश्मीर में आपका क्या पड़ता है बुर्ज होम, यानी कि नवपाषाणिक स्थल बुर्ज होम जो है दोस्तों, इसमें जो है हमें जो है गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, यानी कि जो ठंड से बचने के लिए बनाए जाते थे, ठीक है, गर्तावास, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये तो आपका सही है पहला, ठीक है, यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, ये राइट है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ के लोग मृत भांडों का प्रयोग नहीं करते थे,
उसके बाद देखिए तीसरा है, यहाँ मालिकों के साथ, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा है, यहाँ मालिकों के साथ पालतू कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी आपका क्या है, सही है। ठीक है, आपका यहाँ पर ये भी सही है, फर्स्ट और तीसरा आपका सही है, पहला और तीसरा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, कश्मीर स्थित नौपाषाणिक स्थल बुर्ज होम से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, जो ठंड से बचने के लिए बनाए जाते थे। यहाँ मानव समाधानों के साथ जो है क्या मिले हैं, पालतू कुत्तों को दफनाने की जो है अनूठी प्रथा मिली है दोस्तों, और जो भारत में जो तो अत्यंत अन्यंत्र जो है कहीं नहीं मिलती। ठीक है, यहाँ पर कथन 2 गलत है, क्योंकि यहाँ के लोग धूसर मृदभांडों का प्रयोग करते थे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 46 में आपको बताना है बहमनी साम्राज्य के अलग हुए स्वतंत्र राज्यों का जो है दोस्तों स्थापना का सही क्रम बताना है। ठीक है, बहमनी साम्राज्य अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, बहमनी साम्राज्य से अलग हुए स्वतंत्र राज्यों की स्थापना का सही क्रम क्या है, यानी कि जो बहमनी साम्राज्य से अलग हो गए थे और वो एक स्वतंत्र राज्य बन गए थे, तो उनका सही आपको स्थापना क्रम पूछा है। तो यहाँ पर देखिए पहला है आपका बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर। और बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर, या फिर गोलकुंडा, बीजापुर, बरार, बीदर, या फिर बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, बरार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 46 का राइट आंसर। बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद बने 5 स्वतंत्र राज्यों का कालक्रम दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है बरार। ठीक है, तो बरार किस में है, पहले में ही है, तो यहाँ पर आपका जो है ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्या आ जाएगा आपका, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, पहले बरार आएगा। ठीक है, उसके बाद बीजापुर, उसके बाद अहमदनगर, फिर गोलकुंडा, फिर बीदर। ठीक है, ये आप याद रखना कि ये जो बहमनी साम्राज्य से अलग हुए जो राज्य थे, इनका स्थापना का सही क्रम आपको याद कैसे रखेंगे, पहला याद रखेंगे बरार और लास्ट याद रखेंगे बीदर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। ठीक है, जो ये राज्य दोस्तों ये जो राज्य स्थापित हुए थे, इनके स्थापना वर्ष तो ऐसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। जैसे बरार है, ये आयत, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1490 ईस्वी में। ठीक है, 1490 ईस्वी में बरार की हुई थी। बीजापुर की हुई थी दोस्तों 1400, इसका भी 1490। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अहमदनगर का याद रखेंगे, इसका भी 1490। ठीक है, और यहाँ पर गोलकुंडा है, गोलकुंडा का याद रखेंगे 1512। ठीक है, 1512 ईस्वी में स्थापना हुई दोस्तों गोलकुंडा। ठीक है, उसके बाद आपका बीदर की बात करें, बीदर को याद रखेंगे 1526। ठीक है, 1526 में दोस्तों स्थापना हुई थी बीदर की। तो ये दोस्तों स्थापना क्रम आपको ध्यान में रखना है, जो बहमनी साम्राज्य से अलग हो गए थे राज्य। ठीक है, चलिए अगला देखिए 47 में आपने आंसर करना है पुरालेख शास्त्र के अनुसार अशोक का वह एकमात्र स्तंभ लेख कौन सा है जो पत्थर की लाट पर न होकर ईंटों की दीवारों पर खुदा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको दोस्तों इसका आंसर करना है। पुरालेख शास्त्र के अनुसार जो है अशोक का कौन सा दोस्तों एकमात्र स्तंभ लेख है, ठीक है, जिसमें जो पत्थर की लाट पर न होकर किस में बना है, ईंटों की दीवारों पर यह खुदा है। ऑप्शन देखिए प्रयाग स्तंभ लेख। ठीक है, दूसरा देखिए निगलीवा सागर स्तंभ लेख, या फिर तीसरा रोमिनदेही स्तंभ लेख, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 47 का। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों 47 का। 47 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अशोक के सभी स्तंभ लेख जो है एकास्म पत्थर की लाटों पर खुदे हैं। ठीक है, इनके सम्राट अशोक के जो आपके अशोक है दोस्तों, सम्राट अशोक, तो अशोक के सभी स्तंभ लेख जो है कहाँ पर खुदे हैं, एकास्म पत्थर की लाटों पर। ठीक है, एकास्म, ठीक है, एकास्म, एक मिनट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर डी हो जाएगा राइट। और अशोक की बात हम कर रहे हैं, तो अशोक दोस्तों, अशोक के जो सभी स्तंभ लेख हैं वो दोस्तों एकास्म पत्थर, ठीक है, एकास्म, ठीक है, एकास्म पत्थर, ठीक है, जिसे मोनोलिथिक स्टोन भी कहते हैं,
तो एकाश्म पत्थर की लाटू पर खुदे हैं दोस्तों, ईंटों की दीवारों पर नहीं। ठीक है, अतः विकल्प डी सही है। अशोक के स्तंभ जो है चुनार के बलुआ पत्थर से बने हैं। ठीक है, किससे बने हैं? चुनार के बलुआ पत्थर से, यानी कि बलुआ पत्थर आपको याद रखना है। ठीक है, बलुआ पत्थर से बने हैं दोस्तों। ठीक है, और उन पर जो है ऊबदार जो है पॉलिश की गई है, जो शीशे की तरह चमकती है। कौन सी पॉलिश? ऊबदार पॉलिश। ठीक है, बाकी आपका जो निगलीवा और रुमनदेही है, ये नेपाल की तराई में स्थित स्तंभलेख है, ये आप जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, इसका आंसर करना है। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य में वरहा सिक्का जो है किस धातु का बना होता था और इस पर किसका चित्र जो है अंकित था? चलिए आंसर कीजिए। विजयनगर साम्राज्य में दोस्तों आपको बताना है वरहा, एक वरहा नामक सिक्का था दोस्तों, ये किस धातु का बना होता था और इसमें जो है दोस्तों किसका चित्र अंकित था? ऑप्शन देखिए, चांदी, भगवान शिव, सोना, भगवान विष्णु, या फिर तिरुपति वेंकटेश्वर, या फिर तांबा नंदी, या फिर स्वर्ण हनुमान। चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 का क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य में दोस्तों वराहा सिक्का जो है ये दोस्तों सोना, यानी कि सोने का था दोस्तों ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सोने का बना हुआ था और इस पर भगवान विष्णु यानी कि वारा अवतार या फिर तिरुपति वेंकटेश्वर का चित्र अंकित था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में वराहा सिक्का दोस्तों सोने का था और जिसमें भगवान विष्णु या फिर तिरुपति वेंकटेश्वर का जो है चित्र जो है अंकित था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। चलिए 49 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, अशोक की धम्म के संदर्भ में जो है अपसिनवे बहुकियाने दयादाने सचे सोचे की व्याख्या जो है किस स्तंभलेख में मिलती है? देखिए अशोक के धम्म से ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अशोक के धम्म के संदर्भ में आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, की जो व्याख्या की गई है ये किस स्तंभलेख में मिलती है? प्रथम स्तंभलेख में, द्वितीय में, पांचवें में, या फिर सातवें में? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? अपसिनवे बहुक्याने दयादाने सचे सोची। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका अर्थ होता है पाप से निवृत्त, अधिक कल्याण, दयादान, सत्य और पवित्रता ही क्या है? धम्म है। क्या कहा था? इसका मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये अशोक के धम्म के संदर्भ में है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं अशोक के धम्म की जो है दोस्तों क्या है? परिभाषा है। ठीक है, परिभाषा दी गई थी। ठीक है, अपसिनवे बहुक यानी दयादानी सची सूची, इसका अर्थ हो गया पाप से निवृत्त, अधिक कल्याण, दयादान, सत्य और पवित्रता ही धम्म है। ठीक है, अशोक ने अपने अभिलेखों में, आप जानते हैं दोस्तों, प्रश्न उत्तर शैली में धम्म को क्या किया है? समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पर 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका द्वितीय स्तंभलेख। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अशोक के द्वितीय स्तंभलेख में धम्म की परिभाषा दी गई है दोस्तों। ठीक है, कौन सी परिभाषा दी गई है? अभी बताया मैंने आपको कौन सी परिभाषा दी गई है। अपसिनवे बहुक यानी दयादानी सचे सूचित। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया पाप से निवृत्त, दयादान और सत्य ही जो है क्या है? यह है पवित्र, सत्य और पवित्र ही क्या है? पवित्रता ही क्या है? धम्म है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों अशोक ने अपने अभिलेखों में प्रश्न उत्तर शैली, ठीक है, अशोक का ध्यान रखेंगे, प्रश्न उत्तर शैली। ठीक है, प्रश्न उत्तर शैली। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अशोक ने अपने अभिलेखों में जो है प्रश्न उत्तर शैली में क्या किया है? धम्म को समझाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 आंसर करना है दोस्तों। मराठा संघ में नागपुर के भोंसले और बड़ौदा के गायकवाड़ के बीच विवाद को सुलझाने के लिए किस पेशवा ने हस्तक्षेप किया था? ऑप्शन देखिए, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव, या फिर बालाजी विश्वनाथ। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका? मराठा संघ में
आपको बताना है नागपुर के भोंसले और बड़ौदा के गायकवाड़ के बीच विवाद को सुलझाने के लिए किस पेशवा ने क्या किया था, हस्तक्षेप किया था। तो यहाँ पर 50 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव दोस्तों आपने पढ़ा है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बालाजी बाजीराव जो है इनको हम दोस्तों किसके नाम से भी जानते हैं, नाना साहेब। ठीक है, नाना साहेब। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, उन्होंने जो है संगोला की जो संधि हुई थी आपका 1750 में, उसके माध्यम से मराठा सरदारों के अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट किया था। ठीक है, मैंने बताया था आपको संगोला की संधि, ठीक है, जो 1750 यानी कि 1750 में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मराठा संघ में आंतरिक कलह विशेष कर जो है नागपुर के रघुजी भोंसले और बड़ौदा के गायकवाड़ के बीच तनाव को बालाजी बाजीराव इनके नाना साहब ने क्या किया था, सुलझाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। इसका आंसर करना है दक्षिण भारत के कदम्ब वंश की राजधानी कहाँ थी। चलिए आंसर कीजिए, दक्षिण भारत के कदम्ब वंश की आपको राजधानी बतानी है। कांची, वनवासी, मदुरै या फिर वातापी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 51 का। दक्षिण भारत के प्राचीन राजवंश कदम्ब वंश की राजधानी आपको पूछा गया है, तो कदम्ब वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा वनवासी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। कदम्ब वंश की राजधानी कहाँ थी, वनवासी थी, और वर्तमान में कहें तो ये आपका कर्नाटक में आता है। ठीक है, कहाँ आता है, कर्नाटक में आता है। ठीक है, बाकी आप जानते हैं कदम्ब वंश। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस वंश की स्थापना किसने की आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इनकी कदम्ब वंश की स्थापना अगर आपको पूछा जाए, ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी दोस्तों, किसने की थी, मयूर शर्मन ने। ठीक है, नाम याद रखेंगे मयूर शर्मन। ठीक है, मयूर शर्मन। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको कदम्ब वंश की स्थापना किसने की, तो आंसर हो जाएगा आपका मयूर शर्मन ने की थी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 52। चलिए 52 में आपको आंसर करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए, मजहर का मसौदा किसने तैयार किया था, जिसे अकबर ने 1579 ईस्वी में जारी किया था। अबुल फजल, शेख मुबारक, अब्दुल कादिर बदायूनी या फिर फैजी। आपको बताना है यहाँ पर मजहर। ठीक है, मजहर का मसौदा किसने तैयार किया था। चलिए आंसर कीजिए, ये आपने पढ़ा होगा मजहर का मसौदा जो है ये किसने तैयार किया था, जिसे अकबर ने 1579 में जारी किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा आपका शेख मुबारक। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। शेख मुबारक कौन था दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, शेख मुबारक आपको ध्यान रखना है ये अबुल फजल और फैजी के पिता थे। ठीक है, फैजी और अबुल फजल के क्या थे, पिता थे दोस्तों शेख मुबारक। ठीक है, इन्होंने ही दोस्तों क्या किया था, मजहर का मसौदा जो है तैयार किया था। ठीक है, जिसे बाद में अकबर ने 1579 में जारी किया था। ठीक है, इसे दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसे जो है अमोघत्व का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, मजहर का जो मसौदा था इसको क्या कहा जाता है, एक मिनट, इसको क्या कहा जाता है, मजहर का जो मसौदा था दोस्तों इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, अमोघत्व का घोषणा पत्र। अमोघत्व का घोषणा पत्र। ठीक है, घोषणा पत्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे अमोघत्व का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है, अगर आपको पूछा जाएगा तो आप याद रखेंगे मजहर का जो मसौदा था उसको कहा जाता है। ठीक है, इसको जारी किसने किया था आपको पूछा जा सकता है, इसको जारी किया था दोस्तों अकबर ने, लेकिन इस मसौदे को तैयार किसने किया था, शेख मुबारक ने। ठीक है, शेख मुबारक मैंने आपको बता दिया ये अबुल फजल और फैजी के पिता थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों, वल्लभी विश्वविद्यालय जो आपका गुजरात में है इसकी स्थापना किस शासक ने की थी। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों वल्लभी विश्वविद्यालय जो है
गुजरात का, इसकी स्थापना किस शासक ने की थी? कुमारपाल गुप्त प्रथम, भट्टार्क, मैत्रक वंश, धर्मपाल या फिर हर्ष? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर आपका 53 का क्या हो जाएगा? वल्लभी विश्वविद्यालय जो आपका गुजरात में है, इसकी स्थापना दोस्तों मैत्रक वंश के संस्थापक भट्टार्क ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखेंगे, जो वल्लभी विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना जो है किसने की? भट्टार्क ने की। ठीक है, भट्टार्क कौन था दोस्तों? भट्टार्क था दोस्तों आपका मैत्रक वंश का संस्थापक। ठीक है, और ये दोस्तों क्या था? और यह हीनयान जो है दोस्तों, हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का क्या था? प्रमुख केंद्र था दोस्तों, जिसकी तुलना जो है नालंदा से भी की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में इसको आपने रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54। तो यहाँ पर आपको दिया है दोस्तों, मुगल कालीन चित्रकारों और उनकी विशेषताओं को सुमेलित करें। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, जो ये मुगल काल के जो चित्रकार हैं, इनके नाम पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छे से आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, देखिए मुगल कालीन चित्रकारों और उनकी विशेषताओं को सुमेलित करें। यहाँ पर आपके फर्स्ट में चित्रकार दिए हैं। ठीक है, इसमें आपको मैंने दसवंत के बारे में बताया था। ठीक है, और यहाँ पर इनकी विशेषताएं बताई गई हैं। तो चलिए पहला देखिए दसवंत। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, दसवंत कौन था? ये दोस्तों पहले आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, दसवंत कौन था? ये जो है दोस्तों किसके दरबार में था दोस्तों? ये चित्रकार पूछा जा सकता है आपको। ये अकबर के दरबार में था। ठीक है, अकबर। ठीक है, अकबर के दरबार में कौन था दोस्तों? दसवंत था। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो उस्ताद मंसूर है। ठीक है, मंसूर किसके उसमें था? मंसूर आपका जो है जहांगीर के काल में था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जहांगीर के काल में। ठीक है, जहांगीर के काल कि जहांगीर की उसमें था मंसूर। ठीक है, और उसके बाद याद रखेंगे आपका अबुल हसन की बात करें तो अबुल हसन जो है ये भी जहांगीर का जो है प्रिय चित्रकार था दोस्तों। अबुल हसन भी क्या था? ये भी जहांगीर का जो है क्या था? प्रिय चित्रकार था। ठीक है, और अगला जो है आपका मिस्किन। मिस्किन दोस्तों ये अकबर कालीन चित्रकार है। ठीक है, जो यहाँ पर डी में है आपका मिस्किन, ये किसके दरबार में था, यानी कि किसके उसमें था? ये दोस्तों अकबर काल में था, यानी कि अकबर के काल में था ये चित्रकार। ठीक है, मिस्किन। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आपका जो दसवंत है ये अकबर के उसमें, अकबर के दरबारी चित्रकार रहे हैं दसवंत। ठीक है, जहांगीर कालीन चित्रकार हैं उस्ताद मंसूर, और जहांगीर के प्रिय चित्रकार हैं अबुल हसन, और अकबर कालीन चित्रकार आपकी मिस्किन। ठीक है, इनको ध्यान में रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर आपको इनको लगा लेना है। तो आप सभी ने यहाँ पर जो है राइट कर लिया होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दसवंत क्या हो जाएगा बताइए? चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही कूट आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, दसवंत जो है अकबर के दरबारी चित्रकार थे, जिन्हें दोस्तों रज्जनामा यानी कि महाभारत का फारसी अनुवाद किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दसवंत का क्या हो जाएगा? महाभारत रज्जनामा का चित्रकार। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इन्होंने फारसी अनुवाद के चित्रण में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, उसके बाद मंसूर की बात करें तो मैंने बताया जहांगीर कालीन चित्रकार उस्ताद मंसूर जो है ये दोस्तों दुर्लभ पक्षियों और फूलों विशेषकर जो है साइबेरियन सारस और लाल ट्यूलिप के चित्रण के लिए विख्यात थे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर मंसूर का जहांगीर काल के क्या थे? पक्षी विशेषज्ञ थे। ठीक है, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जहांगीर ने अपने प्रिय चित्रकार अबुल हसन को व्यक्त चित्रकला की अद्वितीय निपुणता के लिए इनको एक उपाधि भी दी थी दोस्तों, नादिर उल जमा की। तो यहाँ पर आपका सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा हसन। ठीक है, हसन से याद रखेंगे जहांगीर का प्रिय चित्रकार। ठीक है, बाकी मिस्किन की बात करें तो मिस्किन जो है आपका क्या था? ये दोस्तों व्यंग चित्रकार था। ठीक है, ध्यान रखेंगे सारे कूट। ठीक है, और इसी प्रकार से आपको जो है इनके वो भी बताने हैं कि किसके दरबार में थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही कूट हो जाएगा 54 का वो हो जाएगा 2134। ठीक है, यानी कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा जहांगीर के काल का पक्षी विशेषज्ञ कौन था? तो मंसूर था। ठीक है, महाभारत रज्जनामा का चित्रकार पूछा जाएगा, दसवंत करेंगे। व्यंग्य चित्रकार कौन था मुगल काल में? ठीक है, मिस्किन। और जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था आपको पूछा जाएगा, तो अबुल हसन। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपको ध्यान में
रखना है, क्योंकि इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 में। 55 का आंसर करेंगे दोस्तों, गुप्तकालीन कायस्थ शब्द का प्रथम उल्लेख किस स्मृति ग्रंथ में एक जाति के रूप में मिलता है? ऑप्शन देखिए, याज्ञवल्क्य की स्मृति, नारद स्मृति, या फिर आपका ऊष्णम स्मृति, या फिर मनुस्मृति। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? 55 का आपने आंसर करना है कायस्थ शब्द। ठीक है, गुप्तकालीन जो है एक कायस्थ शब्द दोस्तों, इसका उल्लेख जो है किस स्मृति में दोस्तों, एक किस स्मृति ग्रंथ में एक जाति के रूप में मिलता है? तो यहाँ पर 55 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्णम स्मृति। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, कायस्थ शब्द का दोस्तों सर्वप्रथम उल्लेख जो है एक जाति के रूप में ऊष्णम स्मृति हमें मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गुप्त काल में दोस्तों कायस्थों का जो उदय है कब हुआ था, आपको पूछा जा सकता है। तो गुप्त काल में किसका उदय हुआ था? कायस्थों का उदय हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर करें दोस्तों, सल्तनत काल की प्रशासनिक शब्दावली में नजीर और वकूफ जो है इसका संबंध किससे था? ठीक है, ध्यान रखेंगे, सल्तनत काल में बताना है। प्रशासनिक शब्दावली है दोस्तों सल्तनत काल की, आपको जो है दोस्तों ध्यान रखना है। सल्तनत काल में जो प्रशासनिक शब्दावली है वो आपको जो है अच्छे से पढ़ के जानी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो शब्दावली है नजीर और वकूफ, इसका संबंध किससे है दोस्तों? आपको बताना है। सैन्य भर्ती अधिकारी, आय व्यय की जांच करने वाले अधिकारी थे, या फिर धार्मिक उत्सवों के प्रबंधक थे, या फिर सुल्तान के व्यक्तिगत अंगरक्षक थे। क्या हो जाएगा यहाँ पर 56 का राइट आंसर? 56 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? आय व्यय की जांच करने वाले अधिकारी थे दोस्तों, नजीर और वकूफ। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, सल्तनत काल में नजीर और वकूफ का संबंध किससे था दोस्तों? आय व्यय की जांच करने वाले ये अधिकारी थे दोस्तों। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों जो नजीर था इसको क्या कहा जाता था? इसको उस समय जो है क्या कहा जाता था? महालेखा परीक्षक। ठीक है, ठीक है, महालेखा परीक्षक इसको कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दोनों का संबंध जो है किससे है? आय व्यय की जांच करने वाले अधिकारी थे। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57। इसका आंसर करना है, हर्ष के प्रशासन में अवंती नामक मंत्री किस विभाग का प्रमुख होता था? आपको बताना है, हर्ष के शासनकाल में अवंती नामक मंत्री, ठीक है, ये किस विभाग का जो है प्रमुख होता था? विदेश मामले और युद्ध शांति, राजकीय पत्र व्यवहार, सैन्य रसद, या फिर न्याय विभाग। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 57 का? हर्ष के प्रशासन में अवंती नामक मंत्री जो है दोस्तों विदेश मामले और युद्ध शांति विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विदेश मामले और युद्ध शांति, यानी कि आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। हर्ष के प्रशासन में अवंती नामक मंत्री जो है ये दोस्तों किस विभाग का प्रमुख होता था? विदेश मामले और युद्ध शांति का। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है हमें? ध्यान रखेंगे, इसका उल्लेख हमें मिलता है बाणभट्ट रचित हर्षचरित से। ठीक है, इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? हर्षचरित से। ठीक है, हर्षचरित किसका है? बाणभट्ट का है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। हर्ष के समय दोस्तों और भी जो है प्रमुख अधिकारी थे, ठीक है, जो आपको पूछे जा सकते हैं, जिसमें एक आता है आपका सिंहनाद। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सिंहनाद। ठीक है, सिंहनाद, तो याद रखेंगे दोस्तों हर्ष के जो है एक प्रमुख अधिकारी थे दोस्तों सिंहनाद। ठीक है, और ये जो है प्रधान सेनापति थे दोस्तों। सिंहनाद क्या थे? प्रधान सेनापति। ठीक है, क्या थे? प्रधान सेनापति। ठीक है, प्रधान सेनापति। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक, तो इसको आपने याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हर्ष के प्रशासन को आपने अच्छे से देखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 58 में आपको बताना है दोस्तों, औरंगजेब ने किस मराठा शासक को राजा की उपाधि दी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, औरंगजेब ने किस मराठा शासक को, कौन था मराठा शासक दोस्तों जिसको औरंगजेब ने राजा की उपाधि दी थी? चलिए
आंसर कीजिए, शिवाजी, संभाजी, शाहजी भोंसले या फिर राजा राम। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 58 का? औरंगजेब ने दोस्तों, आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, शिवाजी। ठीक है, औरंगजेब ने शिवाजी को दोस्तों राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पूछा जाएगा आपको कि औरंगजेब ने किस मराठा शासक को राजा की उपाधि दी थी, तो शिवाजी को दी थी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मैंने बताया भी था आपको, जो पुरंदर की संधि हुई थी उसके बाद जो है शिवाजी ने दोस्तों 1666 ईस्वी में आगरा आए और फिर वहाँ से भाग निकले। उसके बाद फिर 1668 ईस्वी में जसवंत सिंह की मध्यस्थता से संधि हुई थी दोस्तों, और औरंगजेब ने उन्हें जो है राजा की उपाधि दी थी शिवाजी को। ठीक है, पुरंदर संधि की बात, पुरंदर की संधि कब हुई थी पूछा जा सकता है, पुरंदर। ठीक है, मैंने डिटेल में बताया रखा आपको पुरंदर की संधि। चलिए आंसर कीजिए, पुरंदर की संधि कब हुई थी? चलिए आंसर कीजिए, पुरंदर की संधि कब हुई थी? दोस्तों पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। आपको आंसर करना है, सिंधु घाटी सभ्यता की पतन के सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दोस्तों मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। ठीक है, जिसने नहीं देखा है दोस्तों, वो जो है प्लेलिस्ट में जाके इसको जरूर देख लें, सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें मैंने पतन के सारे जो है कारण आपको वहाँ पर बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, पहला देखिए, बाह्य आक्रमण व्हीलर और पिगेट, पारिस्थितिकी असंतुलन फेयर सर्विस। ठीक है, उसके बाद क्रमिक शुष्कता M.R. साहनी, और प्रशासनिक स्थिरता जॉन मार्शल। दोस्तों यहाँ पर कौन सा सिद्धांत जो है सही सुमेलित नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संदर्भ में? क्या हो जाएगा यहाँ पर 59 का राइट आंसर? तो यहाँ पर 59 का राइट आंसर हो जाएगा क्रमिक शुष्कता M.R. साहनी। ठीक है, ये आपका दोस्तों सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा। क्रमिक शुष्कता का सिद्धांत जो है ये किसका है, अगर आपको पूछा जाएगा, ये है डीपी अग्रवाल। ठीक है, डीपी अग्रवाल। ठीक है, डीपी अग्रवाल है दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्रमिक शुष्कता, ठीक है, क्रमिक शुष्कता का सिद्धांत डीपी अग्रवाल और सूज जैसे विद्वानों ने दिया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी आपके तीनों जो हैं आपके सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। आपको आंसर करना है, बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा वजीर था जिसे अफाकियों और दक्खनियों के गुटी संघर्ष के कारण फांसी दे दी गई थी? आपको बताना है, बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा वजीर था। ठीक है, वजीर बताना है, कौन सा वजीर था जिसे अफाकियों और दक्खनियों के गुटी संघर्ष के कारण फांसी दे दी गई थी? ऑप्शन देखिए, महमूद गवा, मलिक अंबर, असद खान, यूसुफ आदिल खान। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 60 का? बहमनी साम्राज्य की वजीर, कौन था वजीर था दोस्तों जिसको अफाकियों और दक्खनियों के गुटी संघर्ष के कारण फांसी दे दी गई थी? आंसर कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 का क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, महमूद गवा। ठीक है, ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बहमनी साम्राज्य, आपको याद रखना है, बहमनी साम्राज्य के वजीर महमूद गवा को अफाकियों और दक्खनियों के गुटी संघर्ष के कारण फांसी दे दी गई थी। और महमूद गवा दोस्तों ये कहाँ का था दोस्तों? ईरानी मूल का था। कहाँ का था पूछा जा सकता है, ईरानी मूल का। ठीक है, कहाँ का था? ये ईरानी मूल का था दोस्तों। ठीक है, जिनमें दोस्तों सुल्तान महमूद शाह, जो मोहम्मद शाह जो तृतीय थे, उनके उसमें इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, जो महमूद गवाह थे दोस्तों, ये सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सुल्तान, ठीक है, मोहम्मद शाह तृतीय। ठीक है, मोहम्मद शाह
तृतीय के उसमें जो है दोस्तों इन्होंने क्या किया था, उनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था महमूद गामा ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 आंसर करना है दोस्तों। 61 में शाहजहानाबाद में साहिबाबाद बगीचे का निर्माण किसने करवाया था, जिसे धनी व्यापारियों के लिए सराय के रूप में उपयोग किया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 61 में शाहजहानाबाद में जो है साहिबाबाद बगीचे का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, जिसे धनी व्यापारियों के लिए सराय के रूप में उपयोग किया जाता था। ऑप्शन देखिए, नूरजहां, रोशन आरा बेगम, जहां आरा बेगम या फिर जीनत उन निसा। क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 61 का? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जहां आरा बेगम। ठीक है, जहां आरा बेगम कौन थी दोस्तों? ये जहांगीर की पुत्री थी। ठीक है, कौन थी? जहांगीर की पुत्री। ठीक है, जहांगीर की पुत्री थी दोस्तों जहां आरा बेगम। जहां आरा बेगम ने दोस्तों चांदनी चौक में प्रसिद्ध साहिबाबाद, जिसे बेगम का बाग भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे साहिबाबाद जो है दोस्तों क्या कहा जाता है इसको, साहिबाबाद बगीचे को जो है क्या कहा जाता है, बेगम का बाग। यानी कि ध्यान रखेंगे इसको जो है क्या कहा जाता है, बेगम का बाग पूछा जा सकता है। अगर आपको साहिबाबाद ना मिले और ऑप्शन में यहाँ पर आपको क्वेश्चन में मिल जाए बेगम का बाग, तो आपका आंसर आपका सेम रहेगा। ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, बेगम का बाग कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, साहिबाबाद को। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, यह बगीचा दोस्तों कला कला या सॉरी स्थापत्य कला का एक सुंदर नमूना था दोस्तों। इसके चारों ओर जो है क्या होती थी, ऊंची दीवारें। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों इस बगीचे का एक हिस्सा जो है धनी व्यापारियों के लिए सराय के रूप में समर्पित था। सराय यानी कि आपका विश्राम गृह के रूप में जो है समर्पित था। जहां आरा ने दोस्तों दिल्ली शाहजहानाबाद के जो है व्यापारिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये आपका जो साहिबाबाद जो ये है दोस्तों, ये आपका कहाँ था, दिल्ली में। ठीक है, चांदनी चौक में जो है प्रसिद्ध साहिबाबाद। ठीक है, जिसे हम बेगम का बाग भी कहते हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 62 आंसर करना है। सुलह ए कुल की नीति अकबर ने किससे प्रभावित होकर अपनाई थी? चलिए आंसर कीजिए। ये तो आपने कई बार जो है पढ़ा है। ठीक है, सुलह ए कुल। ठीक है, सुलह ए कुल की नीति अकबर ने जो है दोस्तों किससे प्रभावित होकर अपनाई थी? ऑप्शन देखिए, बीरबल, शेख मुबारक और अबुल फजल, राजा मानसिंह या फिर अब्दुल नबी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 62 का सुलह ए कुल यानी कि सार्वभौमिक शांति। ठीक है, क्या इसका मतलब क्या हो गया? सार्वभौमिक शांति। ठीक है, सार्व ठीक है, सार्वभौमिक शांति। ठीक है, तो सार्वभौमिक शांति यानी कि सुलह ए कुल की नीति अकबर ने किससे प्रभावित होकर अपनाई थी? तो यहाँ पर 62 का राइट आंसर हो जाएगा आपका शेख मुबारक और अबुल फजल। ठीक है, तो यहाँ पर 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको जो शेख मुबारक हैं दोस्तों, ये कौन थे बताया था मैंने आपको? शेख मुबारक। ठीक है, ये अबुल फजल के क्या थे? पिता थे। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इस नीति का उद्देश्य एक बहुधर्मी समाज की सभी धर्मों के बीच शांति और समन्वय स्थापित करना था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63 आंसर करना है। अधोरत्न नामक अधिकारी किस प्राचीन भारतीय प्रशासन की विशेषता था? तो आपको बताना है अधोरत्न नामक अधिकारी जो है किस प्राचीन भारतीय प्रशासन की विशेषता थी? ठीक है, मौर्य प्रशासन, सातवाहन, गुप्त या फिर चोल। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 का आपको बताना है अधोरत्न। ठीक है, अधोरत्न जो है आपका अधोरत्न नामक अधिकारी ये कौन से प्रशासन में था दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 63 का दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सातवाहन प्रशासन। ठीक है, सातवाहन वंश आपको मैंने बताया है दोस्तों
संगम साहित्य, सातवाहन प्रशासन, सातवाहन वंश, ठीक है, यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अधूरत्न या इससे मिलते जुलते पद सातवाहन प्रशासन की विशेषता माने जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सातवाहन प्रशासन जो है मौर्यों के अनुकरण पर आधारित था, जिसमें अमात्य और महामात्र प्रमुख अधिकारी थे दोस्तों, ये आप जानते हैं, ठीक है। प्रशासन की सुविधा के लिए साम्राज्य को आहार में जो है विभाजित किया गया था। आहार क्या था? जिला, यानी कि जिलों में विभाजित किया गया था, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन जो है गौल्मिक द्वारा जो है चलाया जाता था, यानी कि सैन्य टुकड़ी के द्वारा चलाया जाता था। तो सारे फैक्ट दोस्तों आपको ध्यान रखने। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर करना है, किस मुगल सम्राट ने नस्तलीक लेखन शैली को अपने काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? चलिए मुगल सम्राट का नाम बताना है, ठीक है, जिसने नस्तलीक लेखन शैली को अपने काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंचाए। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर 64 का मुगल सम्राट दोस्तों जिन्होंने जो है एक नस्तलीक लेखन शैली को दोस्तों चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था अपने काल में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 64 का, क्या हो जाएगा यहाँ पर? जहांगीर, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। जो यहाँ पर आपका जो ये नस्तलीक लेखन शैली है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसे दोस्तों लटकती हुई लिपि भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो एक नस्तलीक लेखन शैली थी दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? लटकती हुई लिपि भी कहा जाता है, ठीक है, लटकती हुई लिपि। आपको पूछ लिया जाएगा लटकती हुई लिपि जो है किस शैली को कहा जाता है, तो याद रखेंगे नस्तलीक लेखन शैली को, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जहांगीर जो है कला और सुलेखन का जो है क्या था? बहुत बड़ा पारखी था दोस्तों, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 और आज का आखिरी क्वेश्चन है। आपको बताना है शून्यवाद के प्रणेता नागार्जुन ने अपनी किस पुस्तक में सापेक्षता के सिद्धांत की चर्चा की है? तो ये मैंने आपको बता रखा है दोस्तों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रज्ञा पारमिता सूत्र, माध्यमिक कारिका, या रत्नावली, या फिर सूत्रालंकार। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा 65 का? आपको बताना है शून्यवाद के प्रणेता हैं दोस्तों नागार्जुन, ठीक है, आप जानती हैं, ठीक है। आपको अगर पूछा जाए कि शून्यवाद के प्रणेता कौन है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा नागार्जुन। तो इन्होंने दोस्तों अपनी किस पुस्तक में सापेक्षता के सिद्धांत की चर्चा की है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 65 का प्रज्ञा पारमिता सूत्र में, ठीक है। ये किसकी पुस्तक है ये भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा अगर पूछा जाता है आपको। प्रज्ञा पारमिता सूत्र जो है ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है दोस्तों नागार्जुन की, ठीक है। और नागार्जुन को दोस्तों क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है दोस्तों नागार्जुन को। क्या कहा जाता है? भारत का क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टाइन, ठीक है। क्या कहा जाता है? आइंस्टीन, जिनको दोस्तों कहा जाता है भारत का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पूछा जा सकता है आपको कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका नागार्जुन, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये थे आपके 65 क्वेश्चन, 65 तक हमने देखा आज, ठीक है। इससे आगे हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।